मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों क्लास 12 जो आपका ज्योग्राफी है, जिसे कि हम लोग प्यार से भूगोल कहते हैं, तो भूगोल के पूरे किताब से टॉप 50 वीवीआई क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। और ऐसा क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की इस बार के 2027 के परीक्षा में कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूरा का पूरा टकराएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि परीक्षा में हिस्ट्री आपका जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और सबसे पहला प्रश्न आप लोग लगाते चलिएगा, बताइएगा कि तांबा का सर्वाधिक उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो तांबा का सबसे ज्यादा उपयोग जो किया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ से याद रखिएगा हमेशा एक चीज, किस उद्योग में किया जाता है, यहाँ पे याद रखिएगा विद्युत उद्योग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और चलिए 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है बबुआ। देखिए बाबू, जब संदेश का जब हम आदान प्रदान करते हैं ना, तो उसे संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 3 नंबर का दिया गया है, बताइएगा आंसर आप कि रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा रेल मार्ग के जाल का घनत्व कहाँ पे पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल मार्ग का सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है। और उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो 4 नंबर का प्रश्न ज्योग्राफी का आ गया, भूगोल का है कि विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग नहीं है, राजमार्ग के बारे में बात किया जाए तो NH 44 है, सबसे बड़ा लंबा राजमार्ग है। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछा है? जल मार्ग पूछा है, सबसे लंबा जल मार्ग कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेंट लॉरेंस जल मार्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे बिल्कुल आप सही कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है बाबू। संतोष भैया आपको पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में दिक्कत कभी भी नहीं होगा। और बताइएगा नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 5 नंबर का दिया गया कि पनामा नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है मेरे प्यारे बच्चों? एग्जाम में कई बार पूछा गया, 100 स्टार वाला क्वेश्चन है। तो पनामा नहर जो जोड़ती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे कैरिबियन सागर को प्रशांत सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत ही ज्यादा मेहनत से पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगता है, हम अपना कीमती समय देते हैं और आप सभी के लिए परीक्षा में 100% टकराने वाला क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। तो यदि आप सीरियस में अपने एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए और 50 क्वेश्चन में से आपका कितना सही होता है आप जरूर अंत में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए बताइएगा 6 नंबर में कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है। हमेशा आपको बताए हैं कि क्या प्रवाहित किया जाता है? पेट्रोलियम को प्रवाहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कीजिएगा। आपके ऑप्शन में रहेगा यहाँ पे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बिग इंच पाइपलाइन सीधा का सीधा पेट्रोलियम को प्रवाहित करता है। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे बिल्कुल प्यारा प्यारा आप लोग आंसर देते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया कि चैनल टनल जोड़ता है। तो भाई चैनल टनल किसको जोड़ता है? तो चैनल टनल जो जोड़ता है ना बाबू, लंदन को पेरिस से जोड़ता है। किसको? लंदन को पेरिस से। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे लोग बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कहते हैं ना जी कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आप निश्चय कर रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 400 प्लस नंबर स्कोर करना है। इसके लिए कितना मेहनत करना पड़े, आप मेहनत कीजिए, आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और बताइएगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है बाबू। देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में बात करते हैं तो यह 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। 100% आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि ओपेक क्या है जी? ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? तो ओपेक का मुख्यालय जो है ना बाबू, वियना में है। कहाँ पे है? वियना में है। एग्जाम का मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है, कई बार लगातार परीक्षा में पूछ लिया गया है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। और 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है विनोद, आप इसका आंसर बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है बच्चों? तो तृतीय क्रियाकलाप, थर्ड सेक्टर का क्रियाकलाप कौन सा है? तो याद रखिएगा जी, व्यापार है। क्या है? व्यापार। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगा के चलिएगा, सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। और 11 नंबर का प्रश्न में आप लोग आंसर दीजिएगा
बताइएगा कि विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या का वृद्धि सबसे ज्यादा अधिक है, सर्वाधिक है। मेरे प्यारे बच्चों, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा अधिक याद रखिएगा अफ्रीका यहाँ पे महाद्वीप में है। ऑप्शन नंबर ए को सभी लोग बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। इतना ज्यादा खतरनाक प्रश्न लेकर के आए हैं ना कि आप पेपर उठा करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक निकाल के देख लीजिएगा, सभी प्रश्न पूछा हुआ रहेगा। और बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है दोस्तों। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी एशिया जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। और एक प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका कौन सा जिला है, आप जरूर हमें बताइएगा। और बताइएगा 13 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो प्रतिकर्ष कारक कौन सा नहीं है, तो प्रतिकर्ष कारक जो नहीं है बाबू, इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं। ऑप्शन नंबर सी को सभी दोस्तों बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और जो भी मेरे प्यारे प्यारे बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार अपने भैया के लिए जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है। तो बताइएगा कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित में राज्यों में से किस राज्य का मतलब कि उच्चतम यहाँ पे प्रथम स्थान है, उच्चतम स्थान है। तो देखिए मानव विकास सूचकांक में सबसे प्रथम स्थान पे जो आता है केरल आता है। क्या आता है, केरल आता है। ऑप्शन नंबर बी को सभी लोग बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। तो प्रवासी जनसंख्या का अंश जो है सबसे ज्यादा अधिक किस नगरीय में है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। यहाँ पे मुंबई नगरीय समूह में है। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे बिल्कुल आप लगाते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो 16 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, सिंपल साइज का कहना है ना विनोद कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। देखिए पुरुष प्रवास मतलब कि क्या होता है कि जो भी पुरुष होते हैं अपने निवास स्थान को छोड़ करके दूसरे स्टेट में या दूसरे जगह किस लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस लिए जाते हैं, काम और रोजगार के तलाश में जाते हैं। तो सबसे बड़ा प्रवास का मुख्य कारण काम और रोजगार ही है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिए। आप लोग गांव में भी देखिएगा कि आपके जो परिवार के मेंबर होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे स्टेट कमाने के लिए जाते हैं, तो यही प्रवास होता है, ठीक है। बताइएगा 17 नंबर में कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो देखिए बाबू मानव विकास की अवधारणा जो है किस विद्वान की देन है, तो ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा, डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। और प्यारा प्यारा आप लोग आंसर देते रहिएगा, अपना जवाब जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है। और आप बताइएगा 18 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है दोस्तों। तो रोपण फसल बाबू गेहूं याद रखिएगा। क्या है जी, गेहूं रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। हैंडी स्टार वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में इतना बार पूछा गया, इसके बारे में जितना बोलेंगे उतना कम पड़ेगा। और एक चीज और याद रखिएगा, कॉफी जो है रोपण फसल है, गन्ना रोपण फसल है, रबर रोपण फसल। एग्जाम में क्या करेगा कि ऐसे भी पूछेगा इसका उल्टा कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है, तो याद रखिएगा रोपण फसल कौन सा नहीं है, तो गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। तो सरकारी सहकारी कृषि का सबसे ज्यादा सफल परीक्षण किस देश में किया गया है, तो सभी बच्चे याद रखेगा बाबू डेनमार्क में। कहा डेनमार्क में। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा था कि सहकारी कृषि सबसे ज्यादा सफल कहां पे रही है, तो डेनमार्क में। आप लोग बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 2020 मतलब कि 20 नंबर का आपका क्वेश्चन हमारे पास है कि फूलों की खेती क्या कहलाती है। देखिए बाबू फूल को अंग्रेजी में फ्लावर कहते हैं, फ्लावर से याद रखिएगा फ्लोरिकल्चर, फूल की कृषि को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास 21 नंबर का क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाएं हैं बाबू। तो प्राथमिक क्रिया कौन सा है, तो याद रखिएगा कृषि को हम लोग प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। और यहाँ पे व्यापार जो है थर्ड क्रियाकलाप है। क्या है, मतलब कि तृतीय क्रियाकलाप है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो हमारे पास 22 नंबर का प्रश्न आ गया है कि रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है बाबू। तो देखिए रबर के बारे में जब भी बात किया जाए ना दोस्तों, याद रखेगा रोपण कृषि है। कौन सा कृषि है, रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा, रबर जो है रोपण कृषि है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो अगला प्रश्न आ गया है, आप बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन से एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व होता है।
तो एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जो स्वामित्व होता है, कौन होता है? पूंजीवादी होता है। क्या होता है? पूंजीवादी होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, थोड़ा सा प्रश्न कटेगा लेकिन आप चिंता नहीं कीजिएगा। बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन से एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप कौन सा नहीं है बाबू? तो द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मछली पकड़ना। क्या है? मछली पकड़ना द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 25 नंबर का आ गया, आप बताइएगा इसका आंसर कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है, क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है किस देश में स्थित है? तो बाबू किस देश में स्थित है? सिंपल याद रखिएगा, ट्रांस साइबेरियन रूस में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए को सभी बालक बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास परीक्षा में टकराने वाला आ गया है कि विश्व व्यापार संगठन, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? WTO कहते हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए बाबू, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय सिंपल सा याद रखिएगा, जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 27 नंबर का दिया गया, थोड़ा सा हम क्वेश्चन के साइज को हल्का सा कम करेंगे क्योंकि यहाँ पे ज्यादा परेशानी हो रहा है। थोड़ा सा 1 मिनट आप पैसेंस रखिएगा बाबू, आप सबको कभी भी किसी भी प्रकार का हम दिक्कत तो होने नहीं देंगे और यहाँ पे बताइएगा। तो चलिए 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से एक नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो नगर के परिभाषा का अंग कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा कि 60% से अधिक क्रिया कार्यशील पुरुष जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। बिल्कुल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसके साइज को हम लोग इंक्रीज करने का प्रयत्न करते हैं ताकि आप सबको स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, आप सबको परेशानी नहीं होना चाहिए, पेशेंस रखिएगा मेरे भाई। और बताइएगा 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? बाबू आपको नहीं पता है जी कि भारत में सबसे पहली जनगणना जो की गई है 1872 में की गई है। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 29 नंबर का आ गया, बताइएगा आप इसका आंसर कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई? तो देखिए, सबसे पहली जनगणना 1872 में, ये आप जानबे करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पूर्ण जनगणना, संपूर्ण जनगणना कब हुई है? तो याद रखिएगा यहाँ पे 1881 में। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा और 100% आपका सही होगा। तो चलिएगा दोस्तों, आप बताइएगा 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो सिंपल याद रखिएगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 31 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि की अवधि थी। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि भारत में किस समय हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा, 1961 से 1981 के बीच सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी टाइम में बढ़ा है भारत का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 32 नंबर का दिया गया है, आप बताते चलिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में प्रवासी आते हैं? तो सबसे ज्यादा अधिक प्रवासी जो आते हैं ना बाबू, महाराष्ट्र में आते हैं, मुंबई में आते हैं, आप लोग जानबे करते हैं, काम के तलाश में आते हैं, रोजगार के तलाश में आते हैं। और उसके बाद चलिएगा आप लगाते चलिएगा, 33 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है? सबसे ज्यादा महिला जो कम पढ़ी लिखी कहाँ पे है? तो बिहार में है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब की बार जनगणना होगा तो कंडीशन बहुत ज्यादा बदल चुका होगा। और आप बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का वहां पे उपागम नहीं है? तो मानव भूगोल का कौन सा उपागम नहीं है दोस्तों? तो याद रखेगा, मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। उसके बाद 35 नंबर का क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मानव भूगोल से संबंधित कौन सा नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा। इसमें भी ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, मात्रात्मक क्रांति। और उसके बाद 36 नंबर का प्रश्न आप लोग लगाते चलिएगा, बताइएगा आंसर कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक जो
जो थे बाबू याद रखिएगा ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। 2027 में तो हल्का मचाना चाहते हैं, ज्योग्राफी के पेपर में 35 में से 35 ऑब्जेक्टिव को सही करना चाहते हैं। आज का वीडियो आप सबके लिए रामबाण साबित हुआ। तो चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन सा नहीं है बच्चों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास 38 नंबर का क्वेश्चन जो आ गया है, इसका आंसर बताएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा, प्रौद्योगिकी। क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 39 नंबर का आ गया, आंसर आप लोग लगाते चलिएगा। काफी ज्यादा खतरनाक, जानदार और शानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीकरण प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो देखिए बाबू, यहाँ पे क्या होता है कि स्थलीय प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है, तो आप सब जानवे करते हैं कि देखिए क्या ठोस अपशिष्ट है, ये बिल्कुल सही है। प्लास्टिक भी क्या भूमि को प्रदूषित करती है, और प्रौद्योगिकी कचरा भी है। तो ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा बिल्कुल एक्यूरेट होगा। और उसके बाद 40 नंबर का प्रश्न है, और चलिएगा बताइएगा हमारे पास क्या है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण आप नहीं जानते हैं। जब वायु सबसे ज्यादा अधिक प्रदूषित हो जाती है तो अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 41 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है दोस्तों। तो रोपण फसल कौन सी नहीं है, तो सभी बच्चे जानबे नहीं करते हैं रोपण फसल इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है, क्योंकि गेहूं क्या है बाबू, गेहूं जो है एक रबी फसल है। क्या है, रबी फसल है, ठीक है। उसके बाद 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि खरीफ फसल के कृषि ऋतु क्या होती है। मतलब कि क्या होते है कि खरीफ फसल जो होती है किस टाइम में उसका मतलब उसको लगाते हैं और किस टाइम में उसको काटते हैं, उसका समय जो होता है कब से कब तक होता है। तो इसको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी को कि खरीफ को जून से सितंबर तक में यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 43 नंबर का, लगाते चलिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में भू उपयोग संवर्ग नहीं है। तो भू उपयोग संवर्ग कौन सा नहीं है दोस्तों, तो याद रखिएगा न गोपाल, सीमांत भूमि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितने भी बच्चे वीडियो पे आप लोग नए हैं ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12th में आपको 100% एक बेहतर स्कोर करवाएंगे। और आप लोग बताइएगा 44 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जलक्रांतता से प्रभावित होती है। देखिए जलक्रांतता से प्रभावित कौन सा होता है, तो सिंपल आप लोग याद रखिएगा कि जलक्रांतता से जो प्रभावित होते हैं, खरीफ फसल भी प्रभावित हो जाते हैं, रबी फसल भी प्रभावित हो जाते हैं, और यहाँ पे जायद फसल भी। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद चलिएगा बताइएगा 45 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आ गया। आप लोग बताते चलिएगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है, कब हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के बारे में बात करते हैं तो 1960 के दशक में हुई। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रश्न है, एग्जामिनर कई बार इस प्रश्न को दे देते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो आप लगाते चलिएगा, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है दोस्तों। तो खाद्य फसल कौन सा है जी, तो मक्का को याद रखिएगा। डायरेक्ट 100% एक्यूरेट प्रश्न इसी तरह से पूछा था कि खाद्य फसल कौन सा है, तो मक्का जो हमारा होगा खाद्य फसल होगा। और उसके बाद 47 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य है। चावल का कटोरा पश्चिम बंगाल, चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 48 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है ना बाबू, आप बताइएगा कि भारत में बोई जाने वाली फसलों में से किस फसल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। मतलब कि क्या होता है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फसल बोई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन जो होता है चावल का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 49 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है, बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक राज्य कौन सा है। मतलब बाजरा जो है ना बाबू, बाजरा का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे किया जाता है। तो सीधा सा आपको याद रखना है कि बाजरा का सबसे ज्यादा उत्पादन जो किया जाता है
सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को राजस्थान में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और बाजरा का रोटी जो होता है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। और उसके बाद आज के क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न हमारे पास दिया गया है। मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आप बताइएगा कि भारत में चाय की खेती के सबसे पहले कहां से शुरुआत, मतलब भारत में चाय की खेती सबसे पहले कहां शुरू हुई थी? तो सबसे पहले चाय की खेती कहां शुरू हुई थी? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ब्रह्मपुत्र घाटी में, जो कि असम में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इस तरह से आप सभी बच्चों के लिए टॉप 50 VVI क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना बाबू, सबसे पहले वीडियो को इस तरह से आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अपने सभी दोस्तों के पास आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और प्यारा प्यारा 2 को कमेंट कीजिएगा सबसे पहले बाबू कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। आपका कमेंट हम जरूर लाइक करेंगे, आप ही को बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपका बाबू कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा कमजोर है, हम उसी का सॉल्यूशन करवाएंगे, आप हमें जरूर बताइएगा। और अगला जो मेरा क्लास आएगा, नेक्स्ट क्लास जो आएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का आएगा। क्या पॉलिटिकल साइंस का आएगा? तो सभी बच्चे उस वीडियो को जरूर देखेगा। और पॉलिटिकल साइंस के सबसे महत्वपूर्ण 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, जो आपके परीक्षा में मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों 100% उस वीडियो से कई सारे प्रश्न टकराएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।